गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉप 10 की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चल रहा है। तो आज आप जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका 10 है। तो यदि इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आपको ना देखे हैं या आपने ना देखा हो तो उस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर देख लीजिए। तो हमने आपसे कहा था कि एक जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है 10-10 की श्रृंखला आपकी चल रही है। तो आज मैं पुनः क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को लिया, वही क्वेश्चन को लिया जो बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। संभावना का मतलब ये है इसमें थोड़ा सा आदत चेंज कर सकता है, सूत्र वही रहेंगे, फार्मूले वही रहेंगे। यानी आप अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस टाइप के अगर बोर्ड की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर ले जाएंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होगी। हमने आपसे कहा था कि ये 10 क्वेश्चन आपके आधे आधे घंटे के रहेंगे। डेली यदि आप आधे आधे घंटे की प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हमें लगता है जब तक पेपर आपका होगा तब तक आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर ले जाएंगे। तो चलिए आप आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको आपको कह रहा है हल करिए। तो इसको कैसे हल करेंगे आप? कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं पहले यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछता हूँ कोसेक थीटा का बटे वाला सूत्र क्या होता है तो आप बताएंगे कोसेक थीटा का बटे का सूत्र होता है 1/sin थीटा। यदि यहाँ वर्ग है तो यहाँ आप वर्ग लगाएंगे। और अगर आपसे पूछते हैं सेक थीटा का बटे का फार्मूला क्या होता है तो सेक का बताएंगे कास थीटा। तो यहाँ यदि वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग लगाएंगे। तो चलिए अब कोसेक स्क्वायर थीटा का बटे का फार्मूला होता है 1/, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का निशान लगाएंगे 1/, क्या लिखेंगे सेक का लिखेंगे कास थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे आप बताएंगे, यहाँ लिखेंगे कास थीटा स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या ये सॉल्व हो गया? आप बोलेंगे अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो फिर क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, इस कास स्क्वायर का गुणा 1 में कर दीजिए। तो जब कास स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या कास स्क्वायर थीटा। ये प्लस का निशान यहाँ लगा दीजिए। इस साइन स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे इस साइन का इस कास का गुणा कर दीजिए। जब इस साइन का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का कास स्क्वायर थीटा में तो यह आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप एक फार्मूला ये पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? इस फार्मूले से आप परिचित हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, नीचे आप क्या लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ और नीचे क्या लिखेंगे आप कास स्क्वायर थीटा। देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे सूत्र से 1 हुआ और नीचे साइन स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर दिया गया तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है कि आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का मात्र एक तरीका है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। ये बताइए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा और साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा होगा। अब ये बताइए 1/, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या 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 लिख सकते हैं? अभी आपने लिखा यहाँ क्या लिखे थे आप कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा लिखे थे। अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखेंगे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब कहोगे ये क्या हो रहा है? यही चीज ऊपर दिया गया था प्लस में, यही आपका नीचे आ गया इंटू में। ये देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा था तो इसके स्थान पे आपने इसको जब सॉल्व किया तो कास स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ये कैसे आ गया? तो इसको आप देख ही रहे हैं हमने कैसे किया। 1/, साइन स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू इंटू हो गया और 1 को 1/, कास स्क्वायर के स्थान पे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है बिंदु, 2 बिंदु दे दिए गए हैं।
इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो जी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि जी की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी। तो जी की वैल्यू आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जी की वैल्यू आपको प्राप्त करने का एक ही तरीका है। जैसे हमने आपसे कहा एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये दो बिंदु दे दिए गए। एक बिंदु आपको दिया गया 2 कामा -3 और अगला कितना दिया गया है 10 कामा कितना दिया गया है जी, और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 दी गई। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए और बी बिंदु के निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं। ए और बी बिंदु के निर्देशांक आपको दे दिए हैं। जब ए और बी बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं तो यहाँ से x1 बराबर पूछते हैं तो आप 2 लिखेंगे, और x2 बराबर पूछते हैं यहाँ से आप 10 को लिखेंगे। y1 पूछते हैं तो यहाँ से -3 लिखेंगे, ये y1 है, और ये क्या है y2 है, तो यहाँ से y2 लिख लीजिए। y2 कितना लिखेंगे जी लिखेंगे। यही जी का मान आपसे पूछ रहा है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, आप लिखेंगे दूरी बराबर आप जानते हैं रूट में x2 माइनस x1 होता है। x2 ये है और x1 ये है, और उसके बाद फिर क्या होता है y2 माइनस y1 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे x1 का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का वर्ग। अब दूरी क्या दी गई, ये तो आपका सूत्र हो गया। दूरी आपको क्या दी गई है, ए बी के बीच की दूरी आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में, आप यहाँ से देखेंगे ए और बी के बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 मात्रक दी गई है। तो ए बी बराबर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ रूट में करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, x2 की वैल्यू आप 10 लिखेंगे। x1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, x1 की वैल्यू 2 दी गई है, यहाँ 2 को लिखते हैं, और यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर लेते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे। y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू आप देख रहे हैं जी है, यहाँ से देखिए y2 की वैल्यू ये है, तो यहाँ जी लिखते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू -3 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, होल वर्ग हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट करने का मतलब यहाँ पहले लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना होगा 10 दहम 100 होगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए कितना आ जाएगा आप बताएंगे 8 आ जाएगा, ये 8 का वर्ग हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ये ए प्लस बी का होल वर्ग पे विस्तार कर दीजिए। जब विस्तार करेंगे तो जी का वर्ग हो गया प्लस 9 का वर्ग हो गया, प्लस कितना लिखेंगे 6g हो गया, और ये रूट तो कैंसिल हो गया, कैसे जब ये वर्ग किया गया। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ 10 दहम 100 हो जाएगा, ये रूट जो आपका था पूरा हट गया। यहाँ पुनः आप लिखेंगे ये 100 को ऐसे लिखेंगे, 8 28 कितना होगा आप बोलेंगे 64 होगा, प्लस लिखेंगे यहाँ जी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 6g लिखेंगे, और प्लस कितना लिखेंगे 9। अब इस 64 इस 100 को उठा लाइए इधर कर दीजिए, जब इधर करेंगे तो इसको क्रम से लिखेंगे, यहाँ जी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 6g प्लस कितना लिखेंगे 9, और इस 64 को इधर है 64 प्लस लिखेंगे, इस 100 को इधर ले जाएंगे -100 हो जाएगा। उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे जी स्क्वायर लिखते हैं, प्लस कितना लिखेंगे 6g लिखेंगे, प्लस अब इसको क्या करेंगे यहाँ 9 को ऐसे लिख लीजिए, प्लस इसको घटाएंगे 10 में से 4 गए कितना हो गया 6, यहाँ बचा कितना आपका 9, 9 में से 6 गए कितना हो गया ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, इसीलिए यहाँ आपका माइनस का निशान ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 6g, और इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे ये बताइए 36 में से 9 गए कितना आ जाएगा 27, यहाँ देखिए 6 घटा देंगे और उसके बाद 3 घटाएंगे, माइनस कितना हो गया 27, इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ इक्वल टू 0 करते चलिएगा, क्योंकि जब 100 इधर चला आया है तो बचा कुछ नहीं है, इक्वल टू के उधर 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, घटा के आपको कितना लाना है 6 लाना है, तो 9 त्रिक 27 होगा, और 9 में से 3 गए 6 आ गया, तो यहाँ कितना आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 9g माइनस कितना लिखेंगे 3g, और माइनस कितना लिखेंगे 27 इक्वल टू 0। अब देखिए 9 और 3 का गुणा करेंगे तो 27 होगा, और 9 में से 3 को घटाएंगे 6 होगा, गुणनखंड आपको आता होगा, जी दोनों में है, जी को कॉमन कर लीजिए तो जी प्लस कितना हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा, -3 को कॉमन करेंगे तो जी माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको यहाँ तक नीचे दिख रहा होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इस g को और इस 3 को एक कोष्टक में लिखते हैं, यहाँ g -3 ये कोष्टक में हो गया, g +9 यहाँ है, g +9 यहाँ है, दोनों स्थान पे है।
तो जी प्लस कितना हो गया 9, और इसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे जी बराबर कितना आपको 3 होगा, यहाँ बराबर जी बराबर कितना होगा -9 होगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था जी की वैल्यू ज्ञात करिए। तो जी का मान आपका आपने 2 प्राप्त कर लिया, एक 3 प्राप्त किया, एक -9 प्राप्त कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, ये दूरी का सूत्र आप जानते हैं, दूरी के सूत्र का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद गुणनखंड कराएंगे। अब प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक के प्रैक्टिस सेट जितने हो रहे हैं, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले हम करा चुके हैं, लेकिन वहाँ क्या था, यहाँ जो आपका जी दिया गया है, एक में यक्स था प्रैक्टिस सेट, इसके पहले में किसी प्रैक्टिस सेट में यहाँ यक्स रहा, और यहाँ वाई रहा, और किसी में यहाँ यक्स रहा। यानी ये समझिए, अगर दूरी का सूत्र आप जानते हैं, इसके आधार पे आज जो है तीसरा या चौथा क्वेश्चन है आप सॉल्व कर रहे हैं। कभी यहाँ यक्स दे देगा, कभी यहाँ वाई दे देगा, और कभी ये दोनों वैल्यू दी रहेंगी यक्स वाई के, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा, कुछ भी कह सकता है, सूत्र वही लगेगा, फार्मूला वही रहेगा, नियम वही रहेगा। कहीं भी आप समझे हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दो घात समीकरण आपको दिया गया है, कह रहा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपके बराबर है। तो जब बराबर है तो आपसे पूछ रहा है तो के का मान क्या होगा। तो सिंपल सी भाषा में आप समझेंगे, एक द्विघात समीकरण ये दे दिया पूरा, इक्वल टू के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर है। तो ध्यान से सुनेंगे, आप जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, हमने आपसे बताया मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये माइनस सूत्र से है, बी की वैल्यू आप देखेंगे। अब यहाँ से बी की वैल्यू क्या बताएंगे, आप बताएंगे बी की वैल्यू 2k + 1 है, ये यक्स की वैल्यू है, जिस यक्स स्क्वायर का गुणांक जहाँ रहता है वहाँ ए रहता है, और जहाँ यक्स रहता है वहाँ बी का गुणांक रहता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ यक्स है, इस बी की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 2k + 1 है, ये हो गया। बटे क्या लिखेंगे, बटे आप ए का मान लिखेंगे, k - 1 लिखेंगे, k - 1। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा गया है -b/a, तो b की वैल्यू ये इतनी हो गई पूरी, और a की वैल्यू k - 1 हो गई। अब इसके बाद यहाँ गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस, ये देखिए यहाँ माइनस लिखा गया है, यहाँ आपका लिखा गया माइनस, और यहाँ लिखा गया 9, कितना लिखेंगे 9 प्लस कितना लिखेंगे k, और a की वैल्यू कितनी दी गई, a की वैल्यू दी गई है आपको k - 1, ये दी गई है। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है मूलों का योग तथा गुणनफल बराबर है। तो जब मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है तो पहले आप मूलों का योगफल निकालेंगे, तो मूलों का योगफल निकाल लीजिए, फिर गुणनफल की बात कहा, गुणनफल निकाल लीजिए। अब कह रहा है दोनों आपस में बराबर है, यानी कहने का तात्पर्य है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कह रहा है योगफल और गुणनफल आपस में बराबर है। तो योगफल आपने कितना निकाला है, आपने निकाला है 2, कोष्टक में कितना है आपका, यहाँ लिखेंगे -2k + 1 बटे क्या लिखेंगे k - 1 इक्वल टू, ये देखिए इक्वल टू का निशान यहाँ हुआ। गुणनफल आपने क्या निकाला है, -9 + k निकाले हैं, नीचे क्या लिखेंगे आप k - 1 लिखेंगे। इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। देखिए जब बराबर में कोई संख्या बराबर में लिखी गई हो, हर में जो हो वही यहाँ हर में हो, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैसे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे तब काटेंगे। तो काटने का मतलब ये है जब कोई भी वैल्यू लिखी गई हो, हर में दोनों चीजें सेम है, तो उसको ऐसे काट दीजिए आप, गुणा करने की जरूरत नहीं है। गुणा करेंगे फिर तिर्यक गुणा करेंगे फिर पक्षांतर करेंगे तब काटेंगे, समय ज्यादा लॉस होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2k + 1, इसको आप ऐसे लिख लीजिए इक्वल टू, यहाँ कितना लिखेंगे 9 + k लिखेंगे, यहाँ 2k है, इस k को इधर लाएंगे 2k के पास, जब 2k के पास लाएंगे यहाँ लिखेंगे 2k, इस k को आएंगे इधर हो गया, यहाँ 9 लिखेंगे, इस 1 को इधर ले जाएंगे -1 होगा,
इसको इसमें से घटाएंगे, 2k में से k को घटाएंगे कितना आ जाएगा k, और इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। k की वैल्यू पूछा था, k की वैल्यू आप यही प्राप्त कर लिए, यही आपका आंसर हो गया। तो ये मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल में आज जो ये प्रैक्टिस सेट 10 है, ये अबतल ये नहीं था, यानी अबतल जो प्रैक्टिस सेट में आपने सॉल्व किया, ये योगफल ज्ञात करने के लिए कहता था, गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहता था, लेकिन आज इसमें एक टाइप चेंज हो गया, कहाँ मूलों का योगफल और गुणनफल क्या है, बराबर में है, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश। अब बताइए इस क्वेश्चन को तो आप देखते मान ही टिक कर देंगे, इसमें कौन सी विकल्प सही होगी आपकी। देखिए हमने आपसे बताया क्या है, बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। वही चीज तो यहाँ दिया गया है, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 45 अंश। अब यहाँ आपको क्या सॉल्व करना है, देखिए थीटा यहाँ है, जो थीटा यहाँ था वही थीटा यहाँ था, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, तो अब इसकी भी वैल्यू आपकी 1 होगी, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका आंसर 1 आएगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो साइन 45 अंश का मान रख दीजिए। तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, यहाँ वर्ग है, पूरे का वर्ग लगेगा। cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, वर्ग कर दीजिए। ये तो हमने आपको डायरेक्ट कर दिया कि इसकी भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से हमने तुलना करके आपको बता दिया। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व ऐसे करेंगे आप, 45 अंश का मान 1/√2, cos 45 अंश का मान 1/√2। तो अब ये बताइए 1 अपान कितना होगा, 2 होगा, प्लस 1 अपान कितना होगा, 2 होगा। आप जानते हैं 1 गुणे 1 करेंगे 1 प्राप्त होगा, √2 गुणे √2 करेंगे 2 प्राप्त होगा। तो यही आप अब इसको जोड़ लीजिए, हर आपका सामान है तो 2/2 हो गया। ये देखिए डायरेक्ट आपका आंसर 1, देखिए यहाँ हमने लिख दिया था, यहाँ भी आंसर आपका 1 आया। चाहे आप इसको सॉल्व करके लिखिए, और चाहे ये फार्मूला आप जानते रहिए, उस फार्मूले के माध्यम से आप 1 टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, यदि a बराबर, यानी a की वैल्यू आपको दे दिया है, a बराबर आपको दे दिया है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है a बराबर आपको कितना दिया है। चलिए देखते हैं, a बराबर आपको दिया है, ये यहाँ लिख लीजिए, a बराबर आपको दिया है 3/x प्लस x/3। तो कह रहा है 1/a का मान ज्ञात करिए। तो ये तो और इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही मान उठा ले जाके इसके नीचे प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसी का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। इसको आप सरल करना चाहते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए। 1 को यहाँ ऐसे रहने देंगे, a की वैल्यू, अब देखिए 1 को यहाँ ऐसे लिखा गया, ये बटा यहाँ बटा लगा। अब a का मान कितना है, a का मान आप बताएंगे 3/x प्लस x/3, यही तो है x a का मान, तो यहाँ लिखेंगे 3/x प्लस x/3, यही तो हो गया। पुनः सुनेंगे, ये a का मान, a का मान ये इतना पूरा है, तो देखिए नीचे a था, तो a के स्थान पे ये पूरा लिखा गया। अब आगे चलते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 1 इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ये प्लस का निशान यहाँ है, प्लस का निशान यहाँ हुआ, इस x का गुणा इसमें करेंगे x² हो गया, बटे कितना लिखेंगे 3x लिखेंगे, ये हो गया। अब आपको पता है ये एक a का मान है, ये a का मान है, ये इसके बटा है, 1 का बटा कुछ नहीं दिया गया है, जिसका बटा कुछ नहीं देता उसका बटा 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया। और इसके बाद इसका क्या करेंगे, 3x ऊपर हो जाएगा, यहाँ 9 प्लस x² हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3x/9 प्लस x², यही आपका आंसर बन गया। पुनः सुनेंगे, यह 1 था, 1 का बटा a था, और a का हमने जब सॉल्व किया तो ये 1 के बटे हैं, ये 1 की वैल्यू है। अब इस 1 के नीचे हमने 1 मान लिया, यानी जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर 1 मानेंगे, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, 3 को पलट दिया, ऊपर कर दिया, और 9 प्लस x² को लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है, यहाँ लिखेंगे आप tan a बराबर कितना दिया गया है, 3/4। तो आपसे पूछ रहा है sec a का मान पूछ रहा है, sec a का मान क्या होगा।
अब यहाँ पहले एक चित्र बना लीजिए, ये इस हो गया। अब यहाँ आप बताइए tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ लिखेंगे tan, ये लिख लीजिए यहाँ ए। लंब क्या है आप बताएंगे? लंब ये 3 है। आधार क्या है? 4 है, यही तो है। अब यहाँ देखिए लंब की वैल्यू 3 रखेंगे, आधार की वैल्यू 4 रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लीजिए। कर्ण का मान जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप बी सी बराबर क्या होता है? आप लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जब कर्ण निकालते हैं आप यहाँ वर्ग कर लीजिए। यहाँ बी सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यही वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है। अब क्यों नहीं ज्ञात है? ये आधार दे दिए, लंब दे दिया। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं लाल बटे का कस एल ए एल बटा क्या लिखेंगे के ए। अब यहाँ देखिए साइन कास टाइन कोसेक सेक। सेक का क्या होता है आप बताएंगे? सेक का होता है कर्ण बटा आधार। जब सेक का कर्ण बटा आधार होता है तो कर्ण की वैल्यू कहाँ दी गई है? इसमें नहीं दी गई है। जब नहीं दी गई है इसीलिए कर्ण वैल्यू का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? इस वर्ग को हटाएंगे तो ये रूट में बनेगा। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है? ए बी की वैल्यू देख रहे हैं आप 4 दी गई है, 4 का वर्ग करेंगे। ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है? ए सी की वैल्यू आप बताएंगे 3 दी गई, 3 का वर्ग करेंगे। यहाँ बी सी बराबर लिखेंगे 4 चौक कितना लिखेंगे? 16, 3 त्रिका कितना लिखेंगे? 9। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर 16 9 कितना होगा? 25 होगा। अब आप जानते हैं 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। यही आपका आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ ये कर्ण 5 निकल गया। अब आपसे पूछा है सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर क्या होता है? आपने अभी अभी देखा सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ कर्ण बटा आधार लिख दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे सेक ए। अब कर्ण क्या है? कर्ण लिखेंगे आप बी सी लिख दीजिए, बी सी हो गया। आधार क्या है? आप लिखेंगे ए बी लिखेंगे, ये आधार ये भी यही हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे पुनः सेक ए बराबर लिखेंगे बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है? बी सी की वैल्यू आपने 5 प्राप्त किया है, 5 लिखेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछ रहा था। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको उत्पन्न नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 जरा आप उसको पढ़ के कमेंट करिए, देखिए कितना आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का पहले आप एक वृत्त बनाएं। कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। यदि OQ की लंबाई 13 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई क्या होगी? पहले आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त यहाँ बनाते हैं। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया, एक केंद्र हो गया। अब यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं P। अब इसी बिंदु से कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींचिए, एक स्पर्श रेखा खींच दिया। क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त हो गया। कह रहा है बिंदु P पर, ये बिंदु P हो गया। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा खींच दिया। स्पर्श रेखा की लंबाई आपको कह रहा है PQ है, तो PQ कर दिया। और उसके बाद फिर कह रहा है OQ की लंबाई 13 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु को O मान लीजिए, वो केंद्र हो गया। अब यहाँ से इसकी लंबाई कितनी दी गई आप बताएंगे? 5। क्यों 5 हो रहा है? क्योंकि जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या कितनी है? आप इसकी त्रिज्या जान रहे हैं 5 सेंटीमीटर है। जब इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो अब आपको पूछ रहा है ये OQ कितना दिया है। OQ देखते हैं, OQ यहाँ 13 दिया गया है तो यहाँ 13 लिख लेते हैं। आप ये बताइए ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं? तो आपसे पूछ रहा है PQ की लंबाई, PQ की लंबाई, यही लंबाई आपसे पूछ रहा है। आप देख रहे होंगे आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा होगा। कहा एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दी। और फिर कहा एक स्पर्श रेखा खींचिए बिंदु P से, तो हमने P बिंदु मान लिया, स्पर्श रेखा खींच दिया। तो इस स्पर्श रेखा का नाम कहा PQ है, तो PQ कर दिया हमने। अब उसके बाद कहा कि जो केंद्र है वहां से और P के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 होगी। कैसे 5 होगी? क्योंकि कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ना, तो ये जब यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या
का वृत्त बना है तो ओ से पी की दूरी कितनी होगी, 5 होगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा ओ पी ओ क्यू का मान 13 सेंटीमीटर दिया गया। देखिए क्वेश्चन में दिया ओ क्यू का मान 13 सेंटीमीटर, तो इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर लिखेंगे क्या, लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। अब सारी चीजें आप जान रहे हैं क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। आप जानते हैं कर्ण कितना है, कर्ण आपका ओ क्यू है, तो ओ क्यू का मान कितना है, 13 का वर्ग करेंगे। लंब आपका कितना है, पी क्यू है, ये लंब है, तो लंब है तो 5 का वर्ग कर देते हैं। आधार आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा ओ क्यू, तो यहाँ 13 13 में कितना होगा, 169 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे, 5 5 कितना होगा 25, और यहाँ लिखेंगे पी क्यू। यहाँ कितना लिखेंगे 169, इसको इधर लाएंगे 25, इसका टू क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। अब इसको इसमें से घटा देंगे, ये कितना है आप बताएंगे, कितना दिया गया है आपका, 9 दिया गया, ये 5 है, कितना आ जाएगा 4, 6 में से 2 गए कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 1 हो गया, यानी पी क्यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये वर्ग है तो यहाँ वर्ग आप लगाते चलिएगा, ये वर्ग में है। अब इस वर्ग को हटाएंगे तो ये आपका रूट में 144 बनेगा। जब 144 बनेगा तो पी क्यू की वैल्यू कितना होगा, आप जानते हैं 12 बराबर में 144 होता है, यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दिया गया, तो ये भी आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये आपको कितना लिखा गया है, 12 सेंटीमीटर लिखा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है चित्र में पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये छोटा सा हमने चित्र बनाया, यहाँ आप बड़ा सा चित्र देख लीजिए। ये आप जानते हैं ये मूल बिंदु होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ये x अक्ष की धन की दिशा, ये y अक्ष की धन की दिशा। अब इसके बाद फिर क्या किया, ऐसे ऐसे डैश डैश कर दिया, फिर ऐसे ऐसे ला के 2 पे मिला दिया, ये 2 पे कर दिया। अब यहाँ एक बिंदु P लिख दिया, कह रहा P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर में इस तरह का चित्र बना रहेगा, आप इसमें क्या करेंगे, आपको सिर्फ लिखना रहेगा, निर्देशांक पूछेगा तो आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये x अक्ष है, प्लस की दिशा, मूल बिंदु से इधर जाएंगे प्लस होगा, इधर आएंगे तो ऋण होगा। ऊपर y अक्ष की दिशा में जाएंगे प्लस होगा, नीचे y अक्ष के ऋण की दिशा होती है। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से कितनी दूरी जा रहे हैं, 2 दूरी जा रहे हैं। फिर मूल बिंदु से ऊपर कितना जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी, तो 2, 2। बस आपको चित्र देख कर ही उत्तर देना है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो गया 2, 2। बस यही चित्र आपको बना था, क्वेश्चन में पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप चित्र को देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, बस हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आंकड़ों, ये दिया 9वां क्वेश्चन, आंकड़ों 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आंकड़े आपके क्या क्या दिए गए हैं, 3, 4, 6 और यक्स, यही है ना। कह रहा समांतर माध्य 5, तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य कितना दिया गया है, 5 दिया गया, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। पदों का योग यानी 3, 4, 6 प्लस यक्स, यही तो जोड़ेंगे, पदों का योग यही तो होता है। पदों की संख्या गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 लिख लीजिए। 5 के नीचे 1 मान लीजिए, और चाहे तो इसको पहले जोड़ के मान लीजिए। चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 चौ 20 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 6 होगा, प्लस x होगा। यहाँ 20 को ऐसे लिखेंगे, 6, 4, 10, 10, 3 कितना हो गया, 13 प्लस x हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए 20, इसको इधर लेके चले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे 13 होगा, इसका 2x हो गया। अब इसको घटाएंगे, x बराबर 20 में से 13 का कितना हो गया, 7। यही आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछ रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। समांतर माध्य क्या होगा,
तो समांतर माध्य 5 दिया था, यक्स का मान पूछ रहा था, यक्स की वैल्यू आप प्राप्त कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, tan कितना दे रहा है, tan 90 प्लस थीटा। अब ये देखिए, आप सोचते होंगे क्या इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है? हाँ पूछता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है आपका, क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया tan 90 प्लस थीटा। अब ये बताइए tan 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश के बारे में हमने आपसे बताया है कैसे कैसे निकालते हैं, कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तित नहीं होता है। तो इन सब के बारे में हमने एक वीडियो आपको अलग से बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। क्योंकि किस चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा पड़ता है, किसमें प्लस पड़ता है, किसमें 180 माइनस थीटा पड़ता है, किसमें 180 प्लस थीटा पड़ता है, 270 माइनस किसमें माइनस रहेगा, किसमें प्लस रहेगा। तो सारा हमने एक वीडियो उसका अलग से बनाया है, कैसे सूत्र याद किया जाएगा उसको हमने भी बताया है। तो आप जानते हैं tan 90 प्लस थीटा, tan 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है जो सब पॉजिटिव होता है, और tan 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो जब tan 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा पूछ रहा है तो आप बताएंगे द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक में होता है। तो tan 90 प्लस थीटा आप लिखेंगे काट थीटा, यही आपका आंसर होगा, बस और इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये सूत्र का निगमन या सूत्र के बारे में आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को आप जरूर जाके देख लीजिए। चतुर्थांश के बारे में हमने बताया, सारी चीज़ें एक डिटेल से बताया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसीलिए हम आपको ऐसे लिख दिया, और अगर इसको विस्तृत समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आप देख लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज जो है आपकी टॉप 10 की सीरीज जो थी आज 10 थी, और ये 10 आज समाप्त हुई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो उसको एक बार कमेंट जरूर करिएगा। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।